जबकि उनको मुस्लिम लीग एक तरफ दिखता है, एक तरफ माओवादी दिखते हैं, एक तरफ, यानी एक वो घबरा गए हैं क्या बोलना, किस वक्त कौन सी चीजें बोलना, ये समझ में नहीं आता। 29 तक की टर्म को मोदी जी पूरा करेंगे और 29 के बाद भी भाजपा के चुनाव अभियानों का नेतृत्व श्री मोदी जी करेंगे और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। ये चुनाव संविधान को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का, पब्लिक सेक्टर को बचाने का, रेलवेज को बचाने का चुनाव। बीजेपी हैज बिकम अ डस्टबिन पार्टी। पहले वॉशिंग मशीन थी, अब डस्टबिन आ गई। जितने कूड़ा हर पार्टी में है वो बीजेपी में चले जा रहे हैं। जिनमें अपनी पार्टी को संभालने का ताकत नहीं है वो देश क्या संभालेंगे। कोई आकर के उनकी पार्टी जो रोते रहते हैं, आंसू बहाते हैं, इनके प्रति तो देश को नफरत है। एक तरफ सत्ता वापसी का विश्वास है तो दूसरी तरफ परिवर्तन का प्रयास है। लोकतंत्र के सबसे बड़े युद्ध में अब की बार आर या पार है। पक्ष विपक्ष अक्षोहिणी सेना फतेह को तैयार है, क्योंकि अब सामने सत्ता का 7वां द्वार है। এবার দিল্লিতে বদল চাই, इंडिया জোটই দেশ তৈরি করবে। यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अब की बार बीजेपी हार। इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान इनका घमंड चूर करने जा रहा है वोट डालकर। चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अच्छा। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ में के जेल में डाल दिया। अब ये सब करने से भी काम नहीं चल रहा है तो व्हाट्सएप पे नया मैसेज चलाना शुरू कर दिए कि दोनों में बन नहीं रहा है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। पांच 543 में से 486 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब बस बाकी है 57 सीटें। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरे साथ सत्ता का 7वां द्वार। 7वां द्वार तो समझते हैं ना, जिसने चक्रव्यूह का 7वां द्वार भेद लिया वही बनता है विजेता। तो क्या इस चुनाव का विजेता कौन होने वाला है, यह 7वां चरण तय करेगा? क्या 4 जून का रिजल्ट 1 जून की वोटिंग तय करेगी या फिर 6 चरणों में ही किसी ने सरकार बना ली है? वैसे 7वें चरण की वोटिंग से पहले आज पक्ष और विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई। आठ राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। गर्मी के प्रचंड प्रहार के बावजूद वीवीआईपी सीटों पर मतदान का क्रेज बरकरार रहा और इसी के साथ 486 सीटों का सस्पेंस ईवीएम में कैद हो चुका है। अब नजर 1 जून पर है, क्योंकि 1 जून को 7वें फेज की वोटिंग है। तो क्या नई सरकार को इन्हीं 6 चरणों में बहुमत मिल चुका है? क्या नरेंद्र मोदी तेजी से हैट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन के हिस्से करिश्माई प्रदर्शन आने वाला है? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। वोटर से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक सत्ता के 7वें द्वार की अहमियत जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 1 जून को लेकर पक्ष और विपक्ष ने कैसे सारी ताकत झोंक दी है। आज नरेंद्र मोदी मिशन बिहार में जुटे, पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में रैली की। फिर पीएम यूपी के गाजीपुर पहुंचे। ये सीट बीजेपी के लिए टफ मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ मुख्तार के भाई अफजाल से टक्कर है। तो वहीं अमित शाह ने हिमाचल में मोर्चा संभाला। हमीरपुर और कांगड़ा में शाह ने पब्लिक रैली की। राहुल गांधी के टारगेट पर रहा पंजाब।
पंजाब में आखिरी फेज में 13 की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज राहुल ने अमृतसर में पब्लिक मीटिंग करके मिशन पंजाब की शुरुआत की, तो वहीं यूपी में इंडिया गठबंधन का चेहरा बनकर अखिलेश ने देवरिया और गोरखपुर में रैली की। यानी जब छठे चरण में जनता वोट दे रही थी, तब सातवें और अंतिम चरण के लिए हर पार्टी जी जान से चुनाव प्रचार में लगी रही। कहते हैं पब्लिक सब जानती है, सवाल है कि ये चुनाव आखिर किस ओर जा रहा है, पब्लिक के मन में क्या है, और दशकों तक राजनीति की करवट देखने वाले विश्लेषक इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। तो तय बात है कि इंडिया गठबंधन को जो आस होगी वो अपने कर्मों से ज़्यादा, अपनी लड़ाइयों से ज़्यादा मोदी सरकार की विफलताओं की आस होगी। लेकिन सवाल यह है कि विफलताएं होंगी तो उसका कोई एक करंट होगा, एक कोई हालात होंगे। तो आज की दिशा में, आज की तारीख में कोई हालात नहीं दिख रहे हैं। आज एक वैक्यूम जरूर कभी कभी दिखता है, लेकिन कोई ऐसा हालात नहीं दिखते हैं जिससे कि ये लगे कि इंडिया गठबंधन बहुत उभार पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से 4 मुद्दे उछाले गए। पहला, संविधान बदल दिया जाएगा, दूसरा आरक्षण, तीसरा महंगाई और चौथा बेरोजगारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा के विपक्ष के आरक्षण के मुद्दे को कुंद कर दिया गया। राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना प्रभावी तरीके से चल रहा है कि उसके आगे महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा गौड़ हो गया है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, सत्ता विरोधी लहर 2014 में दिखाई दिया था। 2019 और 2024 के चुनाव में मोदी विरोधी लहर इस देश में दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव अब आखिरी पड़ाव पर है। लोकतंत्र का ये महापर्व चक्रव्यूह से कम नहीं है, और चक्रव्यूह वही भेद पाया है जिसने 7वां द्वार ढहाया है। सबको इस 7वें द्वार की कीमत का पता है, इसीलिए 7वें चरण की वोटिंग से पहले पक्ष और विपक्ष से बयानों की बौछार भी बहुत तेज हो गई है। बिहार में बीजेपी और आरजेडी में रार का ये लेटेस्ट ट्रेलर देखिए। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहां पड़े हैं चक्कर में, नहीं है कोई तेजस्वी यादव जी के टक्कर में। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होगा तो फिर जब आपकी सत्ता से विदाई होगी तो फिर आपको चक्कर लगेगा। इसलिए जेल का चक्कर का धमकी दे करके आप जनता के दिलों पर जो तेजस्वी यादव जी राज करते हैं उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। आप पूरी तरह से चुनाव हार चुके हैं, सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया। अब आप ये सब चक्कर में मत पड़िए। यानी दोनों ओर से आक्रामक बैटिंग हो रही है, गेम ऑन है। मैदान में मौजूद टीमों को यही लग रहा है कि बाजी वही जीतेंगे। दर्शक अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के रिजल्ट पर डिबेट कर रहे हैं। सस्पेंस भी गजब का है। बहुत से राजनीतिक धुरंधरों के लिए ये चुनाव करो या मरो का सवाल है। लेकिन राहुल गांधी दूसरों के कंधों पर रह करके कितना आगे बढ़ जाएंगे, ये सवाल है। उनको खुद को क्या मिल रहा है, दक्षिण में उनको कितना मिल रहा है। जो संभावनाएं जितना थोड़ा मोटा मिलता था पहले वाले दक्षिण के राज्यों में वो अलग है, लेकिन एक उम्मीद की किरण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। आंध्र में बहुत कम है, ना के बराबर है। तेलंगाना में थोड़ी बहुत है। बाकी कर्नाटक है उनके पास में थोड़ा सा, अगर उम्मीद की किरणों वाला राज्य है। बाकी सब जगह तो जब हम पुराने आंकड़े गिनाने लगेंगे कि
280 से जब सीटों पे आमने सामने लड़ाई होती है तो कितनी सीटें बचती हैं? 90% सीटों पर हारते रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी और ममता बनर्जी जी क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? अब आप इनको इंडिया गठबंधन के जो सीट समीकरण है उसमें देखिए तो पहला तो ममता बनर्जी जी इंडिया ब्लॉक से बाहर चली गई क्योंकि वो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में बिल्कुल ही स्पेस नहीं देना चाहती थी। तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं बढ़ने पाए, इसके लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया। अखिलेश जी और तेजस्वी जी की तरफ से जो गठबंधन के तहत कांग्रेस को सीट दी गई है उससे अंदाजा लगाइए कि ये दोनों पार्टी के नेता अपने अपने राज्य में कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना चाहते क्योंकि उनको पता है कि जिस कांग्रेस का वोट के साथ ये अपने दल को आगे बढ़ाए हैं और राज्य में अपने आप को स्थापित किए हैं, यदि वो वोट कांग्रेस के साथ वापस चला गया तो इनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। अब तक 6 चरण में जितनी कंट्रोवर्सी और जितने आक्रामक प्रचार आपने देखे हैं, अब 7वें चरण में उससे भी ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है क्योंकि जिन सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे उनमें पीएम भी हैं, पीएम की सीट भी है और सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर भी है। ये सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती के खिलाफ विपक्ष का डबल अटैक है। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और एसपी सांसद डिंपल यादव ने अब से कुछ देर पहले रोड शो किया। दोनों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय के लिए वोट मांगे। मोदी आज गाजीपुर में थे। ये जिला वाराणसी से सटा हुआ है। मोदी ने गाजीपुर से विपक्ष पर बड़ा हमला किया और योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। परिवारवादी पार्टियों के नेता अपने परिवार के लिए महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। क्यों? सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। अपनी आक्रामक रणनीति से नरेंद्र मोदी ने 6 चरणों में कई बार चौंकाया। उनकी स्ट्रेटजी वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन इंडिया गठबंधन को मुद्दों के दम पर परिवर्तन का यकीन है। मोदी ने तो यहां तक संकेत दिए कि उन्होंने विपक्ष को अपनी पिच पर बुलाया और खिलाया। सवाल है कि कहीं ये मोदी का अति आत्मविश्वास तो नहीं, या मोदी को हैट्रिक का पूरा भरोसा है। लेकिन ये चुनाव अपने आप में बहुत अजीबोगरीब है। पहला है, मतलब हाल के वर्षों का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें मुद्दे हर बार बदले हैं, हर चरण में बदले हैं। विकास से शुरू हुआ मुद्दा हिंदू मुसलमान पे आया और न जाने कहाँ कहाँ ईडी और सीबीआई और न जाने क्या क्या होता रहा। शायद ये अति आत्मविश्वास ही भारतीय जनता पार्टी का था कि उसने चुनाव घोषणा पत्र में कोई वायदे बहुत बड़े नहीं किए। ये मोदी की स्टाइल है। मोदी चुनाव में मैदान तैयार करते हैं, मुद्दा तैयार करते हैं और विपक्ष को उस मुद्दे पे ला के, और नरेंद्र मोदी चेहरा भी तैयार करते हैं कि वो किस चेहरे के साथ लड़ना चाहते हैं। 2014 और 19 के चुनाव में भी उन्होंने अपना विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी को बनाया था और 2024 के चुनाव में भी उन्होंने क्षेत्रीय दलों की बजाय राहुल गांधी को ही चेहरा बना के चुनाव मैदान पे पूरा पिच तैयार किया। अब 10 दिन भी नहीं बचे, 4 जून की तारीख आने वाली है। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार कौन बना रहा है। लेकिन उससे पहले 4 पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए।
असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी ने 5वें फेज में ही बहुमत पार कर लिया है, छठा और 7वां फेज तो 400 पार जाने के लिए है। तो वहीं लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनेगी और लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर यह है कि कल से 30 मई तक अरविंद केजरीवाल की कैंपेन पंजाब में शुरू होगी। चौथी बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि 5वें, 6ठे और 7वें फेज में वोटर चौंकाएंगे। सिब्बल ने यह भी कहा है कि वोटर राम मंदिर पर नहीं बल्कि महंगाई पर बात कर रहे हैं। ये सारे संकेत तो यही कह रहे हैं कि संग्राम बहुत भीषण है। ऐसे में 7वें द्वार से सत्ता निकले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।